निंदा प्रस्ताव का ये होता था धन्यवाद प्रस्ताव, और धन्यवाद प्रस्ताव ये बोलते हैं इसको हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रस्ताव कई तरीके के होते हैं और भी कर देखेंगे, मुख्य रूप से इसमें देख लेते हैं काफी तरीके के होते हैं। एक और होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, कई तरीके के प्रस्ताव होते हैं। हम लोग मुख्य रूप से इतने देख लेते हैं, ये तीन हमने देख लिए थे, तो अविश्वास देख लिया, विश्वास देख लिया, निंदा देख लिया। तो तीनों में जो अविश्वास प्रस्ताव को बताया कौन लेके आता है, विपक्ष लेके आता है, निंदा प्रस्ताव को लेके आया विपक्ष लेके आया, लेकिन विश्वास प्रस्ताव को लेके आया सत्ता पक्ष को लेके आया। अविश्वास प्रस्ताव क्या बताया था, इसको लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और अगर ये साधारण मत से पारित हो जाए तो सरकार को अपने सरकार मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अपोजिट कौन सा प्रस्ताव आता है, विश्वास प्रस्ताव आता है। विश्वास प्रस्ताव कब आएगा, जैसे मान लीजिए निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को अपना विश्वास जताने के लिए कौन सा लाना पड़ेगा, ये विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। निंदा प्रस्ताव बता दिया था, सरकार किसी नीति से संतुष्ट नहीं है तो कौन सा प्रस्ताव लेके आएंगे, निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे। अगला कौन सा हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इस राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है, इसको मंत्रिपरिषद तैयार करती है। तो मंत्रिपरिषद तैयार करती है, मंत्रिपरिषद जो लिख के देगी वही बात राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बोलेगी। और राष्ट्रपति कब कब अभिभाषण देते हैं, प्रथम मीटिंग किसी लोकसभा की, जब नई लोकसभा चुन के आती है तो नई लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है, इस नई लोकसभा की पहली मीटिंग को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे कि 2024 में हमारे इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन हुए तो जो नई मीटिंग हुई होगी, पहली मीटिंग हुई होगी, उस पहली मीटिंग को राष्ट्रपति ने संबोधित किया होगा। और अगर देखिए इसके अलावा प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि पहला सत्र होता है, दोनों सदनों का पहला सत्र होता है, उसकी पहले सत्र होता है, उसकी संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यहाँ पर अपनी सरकार की उपलब्धियां के नाते इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो जितनी भी उपलब्धियां होती हैं ये सब किसकी लिखी हुई होती है, मंत्रिपरिषद की लिखी हुई होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की, जैसे समझो अभी 2024 में मान लिया अभिभाषण दिया होगा, जब हमारा सत्र आया होगा, 2025 का जब वर्ष स्टार्ट होगा तो दोनों सदनों की मीटिंग हुई होगी, इसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ बताया होगा। जब 2024 की पहली मीटिंग हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि जो हमारे बीजेपी की सरकार इसकी उपलब्धियां गिनाएं, ठीक है, इन्हीं ने गिनाई, राष्ट्रपति को इन्हीं ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई होगी। मान लिया तो 2024 में सरकार बदल जाती है, ठीक है, राहुल गांधी की वजह से सरकार आ जाती है, तो 2025 की पहली मीटिंग के जब ये अभिभाषण करते तो किसकी उपलब्धियां गिनाते, तो कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाते। यानी कि वही राष्ट्रपति वही है, उनकी बुक वही है, लेकिन वो एक वर्ष पहले किसकी उपलब्धियां गिनाती थी, बीजेपी की उपलब्धियां गिनाती थी। आज किसकी उपलब्धियां गिनाएंगे, कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाएंगे, क्योंकि सरकार किसकी आ रही है, कांग्रेस की आ रही है। ठीक है, तो ये जो अभिभाषण होता है सरकार की उपलब्धि होगा, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा। क्योंकि अगर ये अपने आप तैयार करेंगे तो 5 साल या 4 साल बीजेपी के साथ में, तो ये बीजेपी के साथ में होते हैं, ये पार्टी से न्यूट्रल होते हैं, राष्ट्रपति तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये जो अभिभाषण तैयार किया जाता है किसका होता है, मंत्रिपरिषद का होता है। इस मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भाषण तैयार किया जाएगा राष्ट्रपति उसको सुनाएंगे। इसके बाद सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए। तो धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित हो गया मतलब सदन में यानी लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात एक प्रस्ताव लाया जाता है, वो प्रस्ताव क्या कहलाता है, धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। कोई खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण करते हैं, ये अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसी अभिभाषण के पश्चात एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, कौन सा होता है, धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए ये कौन होता है, ये कौन सा है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, ध्यान आकर्षण को ध्यान आकर्षित करना। जैसे मान लिया ऐसे समझो, मान लिया आपकी क्लास में आपने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि 30 एस्पिरेंट्स हैं टोटल मिला के, मेरी क्लास में 30 एस्पिरेंट्स हैं। तो अब 30 एस्पिरेंट्स हैं तो अगर क्लास स्टार्ट करने के लिए कुछ तो मिनिमम लोग होने चाहिए,
ऐसे पूरी टोटल मिलाकर 30 है और हम तो यहाँ पे आएंगे और पता लगे सामने को भूजे हो गई तो तैयार करेंगे क्लास स्टार्ट करते हैं। रुकेंगे उस समय कि अभी 2 ही लोग आए हुए हैं और 2 बजे तक क्लास स्टार्ट करेंगे। और अगर 2 ही आए और लोग आ ही नहीं रहे तो उस दिन पढ़ाना सही रहेगा या उस दिन मीटिंग को स्थगित कर देंगे। स्थगित कर देंगे फायदा कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया किसी वजह से नहीं आ पाया, बारिश है किसी वजह से नहीं आ पाया तो ये 2 लोगों का तो काम चल जाएगा लेकिन बाकी का 28 लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर देंगे, मीटिंग को स्थगित कर देंगे। अब पता है हमने ध्यान ही नहीं दिया कि 2 ही लोग खाली आए हुए, हम यहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए और सामने 2 ही लोग बैठे हुए तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो सामने से कोई व्यक्ति इनका हमारा ध्यान आकर्षित करेगा कि ना सर अभी 2 ही लोग आए हुए हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ये बोलते ध्यान आकर्षण। तो जैसे मान लिया संसद में जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य के लिए कोरम होता है। कोरम होता है। कोरम का मतलब है गणपूर्ति। कोरम का मतलब हो गया गणपूर्ति। कोरम का मतलब होता है किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। कोई भी कार्य की न्यूनतम संख्या तो कम से कम इतनी मिनट रहनी चाहिए कि सदन संचालित हो सके। तो अगर आपसे कोरम पूछा जाए कि सदन में कोरम कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। जैसे मानिए अगर लोकसभा की कार्रवाई करनी है तो लोकसभा के सदस्य कितने हैं वर्तमान में, 39। इसका अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 54.3। कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होंगे तभी लोकसभा की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245। इसका 1/10 निकालेंगे कितना, 24.5। मतलब यहाँ पर 55 सदस्य मिनिमम इतने, ठीक है। राउंड फिगर में 54 नहीं करेंगे क्योंकि 54.3 से कम तो होने ही नहीं चाहिए। ज्यादा हो तो मिनिमम कितने सदस्य लेंगे, 55। और यहाँ पे मिनिमम कितने सदस्य लेंगे, 50। ऐसे राउंड फिगर में अगर मैथ के हिसाब से निकालेंगे तो 54 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 54.3 से किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे कम से कम कितने सदस्य हो जाएंगे, 55। तो लोकसभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। अब मान लिया किसी समय लोकसभा में उपस्थित कितने लोग हैं, 54 लोग उपस्थित हैं। 54 लोग उपस्थित हैं और इन 54 में से हमने मान लिया कि बीजेपी की सरकार है इस समय और 54 में से उसमें विपक्ष के केवल 2 सांसद उपस्थित हैं और सत्ता पक्ष के कितने हैं, 52 उपस्थित हैं। ऐसी तरह एक होगा नहीं है कहते, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी मान लो बाई चांस सरकार कोई विधेयक पारित कराना चाहती है और उस विधेयक को विपक्ष के लोग पारित नहीं होने दे रहे हैं। हमने ऐसी सिचुएशन मान रहे हैं विपक्ष के लोग उस विधेयक को पारित होने नहीं दे रहे। ये एक सिचुएशन ऐसी बनी कि तुक्के मुस्लिम कितने लोग उपस्थित हैं, केवल 54 लोग उपस्थित हैं लोकसभा में। इसमें 2 विपक्ष के हैं और 52 जो हमारे ये सत्ता पक्ष के हैं। वर्तमान सरकार सोचे आज बढ़िया मौका है, आज प्रस्ताव ने दिया है, आज तो पारित हो ही जाएगा। तो जैसे ही प्रस्ताव लेके आए अभी विपक्ष वाले सोचेगा आज देखो तो खाली 2 ही लोग हैं, आज तो लगता है विधेयक पारित हो जाएगा। तुरंत अभी ये बैठे क्या करें, सबको गिनेंगे तो कितने आए हैं, टोटल 54 आए। तो ये पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। तो तुरंत एक विपक्ष के व्यक्ति क्या करेंगे, एक तुरंत आंकड़ा नहीं है, पहले ध्यान आकर्षण, यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। एक प्रस्ताव लेके आएंगे कि सदन की कार्रवाई संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या पर्याप्त नहीं है। ऐसे सदन की कार्रवाई क्या कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। तो जब भी कोई विशेष कार्य होता है उसको चलाने के लिए अगर न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है तो उसमें क्या किया जाएगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये कितने प्रकार के हमारे प्रस्ताव है और भी कई तरीके के प्रस्ताव होते हैं। मेन हम इनमें ले लेते हैं। एक कौन सा, अविश्वास, दूसरा कौन सा, विश्वास, फिर निंदा, फिर धन्यवाद और फिर कौन सा, ध्यान आकर्षण। क्लियर, कौन सा प्रस्ताव को लाया जाता है। तो यहाँ तक लिखे हुए हैं ये 2 एडीडब्ल्यूएस कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। एग्जाम्पल सही है, हाँ लिखो मैंने याद करने को एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिखना नहीं है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा, राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की पहली मीटिंग, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की पहली मीटिंग संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। जबकि लोकसभा की, जबकि नई लोकसभा की, जबकि नई लोकसभा, जबकि नई लोकसभा की पहली मीटिंग को, जबकि नई लोकसभा की पहली मीटिंग को संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, राष्ट्रपति का ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा, राष्ट्रपति का ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, इस अभिभाषण के पश्चात, इस अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए, राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव, एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, लाया जाता है। ठीक, अच्छा अपने आप बता दो, धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता होगा विपक्ष के द्वारा? सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष के द्वारा। सबका सत्ता पक्ष, काहे की सत्ता पक्ष के द्वारा लाते हो? मुझे बताओ, सत्ता विपक्ष क्यों नहीं ला सकता है? विपक्ष नहीं ला सकता, मतलब ये क्लियर विपक्ष नहीं आएगा। सीधी बात है कि भाई उन्हीं के द्वारा लाया जाए। भाई अगर जैसे मान लिया ऐसा समझो, ये सत्ता पक्ष, ये हमारे सब मंत्री, हम राष्ट्रपति हैं, ये सब हमारे मंत्री बैठे हुए हैं और ये सब बाकी सांसद बैठे हुए हैं। ठीक, तो हमने कुछ बोला है, ये सब विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, ये पक्ष वाले सत्ता पक्ष हमारे, तो हमने कुछ बोला है तो इन लोगों ने तैयार करके दिया होगा, वही हम बोलेंगे। ठीक, तो उसके बाद हमारा धन्यवाद बुलवाएंगे कि हाँ राष्ट्रपति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये लोग धन्यवाद बोलेंगे, ये वाले करवाएंगे ना कि हाँ तो इन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बुलवाया हमने, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, बुलवाया हमने यहाँ पे, लेकिन सबसे धन्यवाद करना है कि हाँ राष्ट्रपति जी आपने बहुत बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो कौन करेगा? ये लोग करेंगे। आप लोग क्या करना, आप लोग विरोध करना, बहुत विवाद हो रहा है, बहुत फोकस हो रहा है, बताओ ये वाली योजना इस तरीके से बता दी, ये वाली योजना इस तरीके से बता दी, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष अपोजिट पर वोट करेगा इससे। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव के अपोजिट करेगा और धन्यवाद प्रस्ताव आएगा कौन? सत्ता पक्ष। ठीक, तो देखो उसमें सारे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सत्ता पक्ष या विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है?
तो देखो सारे प्रस्ताव हम लोग रख थोड़ी पाएंगे कि कौन सा सत्ता पक्ष का था, कौन सा विपक्ष का था। थोड़ा सा सोचो कि ये कार्य किया जाए, ये कार्य किसके फेवर में होगा, जिसके फेवर में होगा तो वही व्यक्ति लाएगा, जिसके फेवर में नहीं होगा तो वो व्यक्ति नहीं लाएगा। अब सरकार किसकी है, सरकार राष्ट्रपति मंत्री तैयार कर रहे हैं, सरकार किसकी है, इन्हीं की है। तो सीधी सी बात है ये लोग तो अपोजिट नहीं जाएंगे सरकार के खिलाफ, तो ये लोग लेके आएंगे विपक्ष वाले अगले को धन्यवाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें पहला पॉइंट सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए, सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। कोरम कुल सदस्य संख्या का, कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, 1/10 होता है। यदि किसी समय, यदि किसी समय कोरम पूरा नहीं होता, यदि किसी समय कोरम पूरा नहीं होता तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कार्यवाही को रोक दिया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कार्यवाही को रोक दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे ऊपर संसद के अलग अलग तरीके के प्रस्ताव। अब संसद हमारी कुछ समितियों के माध्यम से काम करती है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं वो संसद में पहुंच तो जाते हैं लेकिन वो कई बार एक्टिव नहीं रहते, ना कोई क्वेश्चन पूछा, ना किसी कार्य में शामिल हुए, और ऐसे में संसद में क्या करते हैं, उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। उसके संसद में कई अलग अलग तरीके की समितियां काम करती है, तो संसदीय समितियां, ये संसद की समितियां, फिलहाल तो कई समितियां होती, विभागीय समितियां में कोई समितियां, लेकिन मुख्य रूप से आपको दो समितियों के बारे में ज्यादा बात जानना है। एक समिति हमारी कहलाती है, इस समिति को लोग कहते हैं लोक लेखा समिति, ये हमारी समिति होती है लोक लेखा समिति, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, ये हमारी लोक लेखा समिति, इसको कहते हैं। एक समिति और होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, इसको हम लोग कहते हैं एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। ऐसे दो प्रकार की समितियां होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, और दूसरी को एस्टीमेट कमेटी या फिर प्राक्कलन समिति। तो ये दोनों होता है पब्लिक अकाउंट्स, यानी कि ऐसे नाम से पता चल रहा है ये किसकी जांच करती है, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, लोक लेखा। पब्लिक अकाउंट्स को होता है हम लोगों का जो पैसा सरकार के पास रखा हुआ है। जैसे मानो ऐसे समझो, मान लिया ये है पीडीपी का डिग्री कॉलेज चौराहा, ये हमारा हो गया डिग्री कॉलेज चौराहा, ऐसे करें। और डिग्री कॉलेज चौराहे से एक ऐसे रोड बन रही है, ये कहाँ तक जा रही है, ये नौगमा चौराहे तक जा रहा है, ऐसे नौगमा चौराहा तक जा रहा है। ये कैसे रोड बन रही है, पूरा इतना ऐसे रोड बनेगा, तो यहाँ पर ये जितना भी रोड बनने में जितना भी पैसा खर्च होगा, ठीक है, ये सरकार अपने पास से पैसा खर्च कर रही है या हम लोगों को पैसा होता है, किसका पैसा है, हम लोगों का पैसा है, सरकार ने अपने पास से खर्च किया, हम लोगों का पैसा
कहीं और किसी ना किसी तरीके से यूज कर, जैसे मान लीजिए हमें मार्कर यूज कर रहा है, ठीक है, मैं मार्कर यूज कर रहा है, हमें मान लीजिए मार्केट से मार्कर दिया कितने का 30 रुपया, ठीक, तो इसमें क्या, इसमें जीएसटी लगा हुआ है, इसमें टैक्स लगा हुआ कौन सा है, जीएसटी। हम लोग जितने हमारे टैक्स को इकोनॉमी पढ़ते हैं, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ऐसे दो प्रकार के हमारे टैक्स होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया अगर उसी से वसूल कर लिया जाए उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कर कहते हैं। ऐसा कर लगाया किसी पर है, वसूला किसी से है, उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे मान लिया आप नौकरी लगी, नौकरी लगने पर आपकी इनकम हुई, आपकी इनकम हुई, तो उस इनकम पर सरकार ने क्या कर दिया, टैक्स लगा, क्या हो गया, इनकम टैक्स आय कर। तो ये बताओ आप लोगों की नौकरी लगी और वेतन आप लोगों को मिल रहा है और सरकार ने एक इनकम टैक्स लगा दिया, तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने कि भाई तो हमारी तनख्वाह तो पता लगा 80,000 है, हमारे बड़े भैया हैं उनकी तनख्वाह जो है 1 लाख है, ऐसा करो हमारे हमारा इनकम टैक्स चलेगी, ऐसा करेंगे, ये किससे लिया जाएगा, इन्हीं से लिया जाएगा, जिस पर लगाया गया है उसी से वसूला जाएगा। ऐसे सबको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब कोई कर ऐसा है कि इनडायरेक्ट लगाया किसी पर गया, वसूला किसी ने दिया, जैसे मान लिया ये मार्कर है और ये डॉम्स कंपनी का है, एग्जांपल तो आपने ले लिया, ये डॉम्स कंपनी का एक मार्कर है। सरकार ने पूछा कि बताओ ये डॉम्स कंपनी से पूछा कि तुम मार्कर जो बनाते हो इसमें कितने रुपए की लागत आती है, सब मिला के हमारी 25 रुपए की लागत आ जाती है। तो ठीक है, 25 रुपए की लागत हमारी और इस 25 रुपए की लागत में 3 रुपया का हमको टैक्स दोगे तो, ठीक है, अब चाहे तुम कितने भी बेचो हमको 3 रुपया का तुमसे टैक्स चाहिए। किस पर लगाया ये टैक्स 3 रुपया का, जो उस कंपनी पर लगाया, तो ये बताओ अब वो कंपनी उससे पूछा कि प्रॉफिट कितना लोगे, तो 2 रुपया का प्रॉफिट ले लेंगे ये मार्कर को, ठीक, तो ऐसे करके कितना 27 रुपये हो गया और 3 रुपये इसका टैक्स हो गया। तो ये बताओ लागत 25 रुपये आएगी, 2 रुपये इसमें प्रॉफिट दिया, तो ये डोम्स कंपनी से जब हम मार्कर खरीदने जाएंगे तो ये 27 रुपया में हमको देंगे मार्कर या 30 रुपया में देंगे, कि भाई उसे तो 27 में देना चाहिए, तो टैक्स को कंपनी पर लगाया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लगाया किस पे क्या है, कंपनी पे क्या है, वसूल किससे करेगी कंपनी, हमसे करेगी, ठीक है, जो यूज करेगा उससे वसूल कर देंगे। ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टैक्स का जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सरकार इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हैं, अभी लोगों का पैसा सरकार इसको कहीं पे खर्च करती है। अब डिग्री कॉलेज चौराहे से नौवा चौराहे तक एक सड़क बन रही है, इस सड़क बनाने के लिए मान लिया देखा गया एक हमारी संस्था है उससे NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही रोड बनी बनाती है और ये संस्था ये जो है रोड बना रही है, तो इस संस्था के कुछ अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों को अथॉरिटी दी जाएगी कि कहाँ से किस तरीके से कितना पैसा खर्च करना है। तो जब पैसा जब हम लोगों का है तो हम लोगों को ये जानने का हक है कि नहीं है कि हाँ यहाँ से हमने पैसा लगाया, कितना पैसा खर्च किया, कैसे खर्च किया, ठीक है, तो जानने का हक है। लेकिन अब हम थोड़ी कुछ नहीं जानते, भाई हम ये करें 42 करोड़ लोग हैं, अब ये करें 42 करोड़ लोग अगर संसद में जाके पूछे जाके बताओ कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक कैंडिडेट भेज देते हैं, हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपना एक कैंडिडेट भेज रखा है और वही पूछेगी कि बताओ ये पैसा खर्च किया है ये कैसे, समझ गए। तो जो हमारा डेमोक्रेसी काम करती है कैसे काम करती है, हमारी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। हम लोग सब जाएंगे संसद में बैठे हो, सबके सब सांसद नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये कैंडिडेट को भेज दिया है, ये कैंडिडेट अकेले नहीं है, ये पूरे लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे में ये पूछेंगे कि बताओ तुमने यहाँ से यहाँ तक जो पैसा खर्च किया है सही ढंग से खर्च किया है या नहीं किया, पता लगे यहाँ से यहाँ तक रुपया कितना लगना है, 10 लाख रुपया, और संचित निधि में तो रुपया निकालिए 15 लाख रुपया, NHA ऐसे मजा आ जाएगा, तो मजा निकाल देंगे, कौन निकाल देंगे, यही लोग निकाल देंगे, कौन से लोग लेखा समिति। तो देखो आप लोग लेखा समिति की बात समझो कि लोग लेखा समिति का कार्य क्या होता है, ये बात है कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है किसका है, पब्लिक का है, ठीक। तो यही से काम स्टार्ट होता है लोक लेखा समिति का। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये लोक लेखा समिति है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पब्लिक अकाउंट्स की जांच करना,
अकाउंट्स की जांच करना, मतलब जो भी पब्लिक अकाउंट्स का मतलब है सरकार के खाते, पब्लिक अकाउंट नहीं कि हमारा संयुक्त अकाउंट उसकी जाके जांच करे जाती है। पब्लिक अकाउंट्स का मतलब है सरकार, पब्लिक की जब भी बात आती है पब्लिक अकाउंट में सरकार, तो सरकार किसकी होती है? पब्लिक की होती है। जैसे कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कई बार बोलते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी का ये थोड़ी मतलब होगा कि मेरी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी में सार्वजनिक प्रॉपर्टी सबकी होगी। तो पब्लिक अकाउंट की जांच करना ये काम तो रूपरेखा समिति का ये होता है। दूसरा काम इसका क्या होता है? दूसरा काम होता है कि जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, जो भी पैसा खर्च किया गया है, पैसा खर्च किया गया है, वो पैसा सही व्यक्ति के द्वारा, सही व्यक्ति के द्वारा और सही जगह पर खर्च किया गया है या नहीं किया गया। मतलब ये नहीं है कि अथॉरिटी किसी को दे दी थी और उसको खर्च किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी गई है वही व्यक्ति ने पैसा खर्च किया है या नहीं किया है, ये देखना किसका काम है? लोक लेखा समिति का काम होता है। उसे उस पैसे को सही जगह पर खर्च किया गया है या नहीं किया, पता लगे रुपया निकाल दिया, डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर नौका चौराहे तक का रोड बनाना है और यहाँ का ये रोड बनाया नहीं, पता लगे बलखेड़ा में छोटी स्कूलिया बनाई तो दिक्कत है। ऐसे सही व्यक्ति के द्वारा और सही जगह पर पैसा खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, ये देखना किसका काम होता है? लोक लेखा समिति का। पहले इसे कार्य देखते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक तो ये काम हो गया, और इसका काम क्या होता है? ये हमारा पदाधिकारी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैड, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक तरह के मानक का परिचय। इस कैड की रिपोर्ट की जांच करना, कैड की रिपोर्ट की जांच करना, ये सब कार्य किसके होते हैं? लोक लेखा समिति। अब देखो कैड क्या काम करता है? ये हमारा पदाधिकारी है कैड। देखो होता क्या है, कई बार भ्रष्टाचार किस तरीके से हो जाता है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया जाता है इसके द्वारा, कैसे? जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लिया अपनी कोचिंग चल रही है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कोचिंग चल रही है और कोचिंग किसका? ये सरकारी सिस्टम पूरा। मान लिया कि ये मार्कर है, ये मार्कर है कितने का? मार्कर 30 रुपए का है, मार्केट मार्कर 30 रुपए का है। हमने क्या किया? हमें अथॉरिटी दे दी कि आप जो है मार्कर लाके, हम मार्कर है जो भी स्याही वगैरह सबका आपको आप मेंटेन करेंगे। हमने क्या किया? ये मार्कर हमें 30 रुपए मिलता है, लेकिन इसका हमें थोक का रेट इकट्ठे में अगर ले लेते हैं तो कितने का मिल जाएगा? 25 रुपए का मिल जाएगा। सरकार ने हमसे कहा है कि आप इकट्ठे लेंगे ना, तो कितने का मिलेगा? 25 रुपए का मिल जाएगा। कुछ लेना चाहिए, जैसे भी मिलती अगर कम्बल मिले तो दे लेंगे। तो होता ये है, हम मार्केट में गए मार्कर लेने के लिए, हमने उससे पूछा कि मार्कर कितने का है? मार्कर 25 रुपए का है। तो भाई इकट्ठे लेने कुछ कम करो, उससे मैं ठीक है इकट्ठे लोग 20 रुपए का आपको लगा देंगे, ठीक है, इकट्ठे लेकर 20 रुपए का वो मार्कर आपको लगा के दे देंगे। हमने कहा ठीक है ऐसा करो, हमें 50 मार्कर दे दो, रुपया कितने बनेगा? 5 दूनी 10, 1000, ठीक है। तो पब्लिक का कितना पैसा खर्च होना चाहिए? 1000 रुपया खर्च होना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा जो खर्च किया जा रहा है ये सरकार कहाँ से? टैक्स से ही तो खर्च करती है। 1000 रुपया सरकार को खर्च करना है यहाँ पर। लेकिन हमने क्या किया? हमने दुकान वाले से कहा भैया मार्कर तो 20 रुपए का है, ठीक है, लेकिन आप जो बिल बना के दोगे, कागज के टुकड़ा बना के दोगे, वो 20 रुपए का नहीं बना के दोगे, कितने बना के दोगे? 25 रुपए का बना के दोगे, ठीक है। अब जब कितने में 25 समझे 125, 1250 रुपए बिल हम सरकार को कितने का दिखाएंगे? 1250 का दिखाएंगे। सरकार से रुपए कितने देंगे? 1250 देंगे, 250 रुपए में दिखाकर चला गया। लेकिन ये भी 25 रुपए का बिल क्यों बना के देगा? ये तब बना के देगा जब इससे कहेंगे कि भाई अपनी तय तो 20 रुपए में है, ठीक है, 20 रुपए, लेकिन हम आपको रुपया देंगे 21, ठीक है, रुपया देंगे आपको 21, लेकिन आपको बिल कितने का बनाना है? 25 का बनाना है। 50 रुपया का इसका फायदा, 200 रुपया का हमारा फायदा, और सरकार के खाते से कितने गए? 1250 रुपए, 250 रुपया का क्या हो गया? भ्रष्टाचार, ठीक है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसा बहुत बड़े बड़े तरीके चलता है, ठीक है। हम कई बार देखेंगे जैसे हमारी दुकान है, ठीक है, हमारी इस सब में हमारी मार्केट में 2 दुकानें हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है परचून की दुकान है, किराने की दुकान होती है, किराने की दुकान है, तो कई जगह ऐसा होता है कि इससे कुछ लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बिल कैसे बना के लेके जाएंगे, सामान दुकान लेके जाएंगे, बिल उसका कैसे बना के लेके जाएंगे, अब वो एक बार थोड़ा कर देते हैं। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको, 1 रुपए वाला, ये 1 रुपए वाला हमारे साथ नहीं होता है, हमें 20 ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से भ्रष्टाचार होगा वो चीज आपको बताएंगे। तो ये चीज बड़े बड़े लेवल पे चलता है, जैसे मान लीजिए
तो उसमें भी इसी तरीके का सिस्टम हुआ था। मतलब कितने की चीज है उसको कितने की दिखाई तो सरकार ने पैसा ज्यादा निकाल दिया, ये चीज होती है। तो ये सबकी जांच बाद में कौन करता है? कैग करता है कि वास्तव में जितने की चीज थी उतने की ली गई या नहीं ली गई। इस कैग के द्वारा क्या की जाती है? अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है कि अगर कोई घोटाला किया गया है तो बता देंगे संसद को कि हाँ ये काम किया है। इस कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है, इतने काम ये सब किसके होते हैं? लोक लेखा समिति के होते हैं। अब लोक लेखा समिति का आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें सदस्य होते हैं 15 + 7। ठीक है, 15 कहाँ के होते हैं? लोकसभा के, और 7 कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के। ऐसे कुल मिलाकर लोक लेखा समिति के सदस्य कितने हो जाते हैं? 22। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन बाद में इसमें राज्यसभा के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 22। और ध्यान रखना है, इस लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा। 22 सदस्यों में मंत्री कोई भी इसका सदस्य नहीं हो सकता है। अब तीसरा अपने आप बता दो, अगर हम कहें आपसे कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कौन व्यक्ति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा? थोड़ा सा सोचो, कार्यवाही इसके सब सोचो, फिर बताओ कि इसका अध्यक्ष कौन? सत्ता पक्ष का होगा? सही है। कहाँ का होगा? विपक्ष का होगा। और बताओ, और बताओ, सत्ता पक्ष विपक्ष, विपक्ष, और बताओ। आप सोचो थोड़ा, आप दिमाग चला कर, ठीक है। लोक लेखा समिति का काम क्या है? सरकार के द्वारा किए गए घोटाले की जांच करना। ये तो काम है कि सरकार ने मतलब जैसे मान लिया सरकार ने राफेल विमान खरीदे हैं, इस समय का ये अगर एग्जांपल ले लें, सरकार ने राफेल विमान खरीदे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि राफेल में कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी है, तो राफेल में कोई मतलब राफेल में गड़बड़ी का मतलब राफेल खरीदने में गड़बड़ी, ठीक है, तो राफेल खरीदने में कोई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है, ये बताओ, अगर सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट क्या बना के देगा कि राफेल में घोटाला हुआ है, ये बना के देगा, या राफेल में घोटाला नहीं हुआ है, ये बना के देगा। चाहे भले ही हुआ हो, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का अगर व्यक्ति इसका अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या नहीं कभी घोटाला नहीं, एकदम क्लीन चिट दे देगा। तो जांच सही ढंग से हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष विपक्ष का होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सोचा करो, ये कार्य ऐसा किया जा रहा है तो ये कार्य सत्ता पक्ष वाला करेगा तो सही रहेगा या विपक्ष वाला करे तो सही रहेगा? तो इसको कौन, अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति है इसको करे तब ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि राफेल में किसी तरीके का घोटाला है या नहीं है, अगर विपक्ष के किसी व्यक्ति को बना दिया जाए तो बाद में से खाल निकाल के ऐसा प्रूव करने को उसके बाद जरा सा प्रूफ मिले कि हाँ यहाँ पे कोई घोटाला हुआ है, तो जांच कब सही ढंग से हो पाएगी? जब विपक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। लेकिन ये बात संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है। ठीक है, ऐसा लिखा है कि संविधान के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है, संविधान में नहीं लिखी है। बस ऐसे लोगों ने डेमोक्रेसी को अपना इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया है कि हम लोगों ने खुद ही एक अंडरस्टैंडिंग बना रखी है कि अगर विपक्ष के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी। तो लोक लेखा समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। दूसरा पार्ट, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 होते हैं। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का सदस्य होता है। ठीक, और बातें ये इसके कार्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स की जांच करना, पैसा कहां पर खर्च किया गया, सही व्यक्ति के द्वारा खर्च किया गया नहीं, ये जांच करना, और कैग की रिपोर्ट की जांच करना, ये सब किसके काम है? लोक लेखा समिति। क्लियर? इसको बहुत तेजी से 2 पार्ट नोट कर दो। वेरी डबल लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। पहला पॉइंट, इसमें लोकसभा के 15, इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7
कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई व्यक्ति, इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है। विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है। अगला पॉइंट देखो, कार्य पब्लिक अकाउंट्स की जांच करना, सार्वजनिक खातों की जांच करना, पब्लिक अकाउंट्स की जांच करना, पब्लिक अकाउंट्स की जांच करना। नंबर 2, पैसा सही जगह पर और सही व्यक्ति के द्वारा, पैसा सही जगह पर और सही व्यक्ति के द्वारा खर्च किया गया है या नहीं, खर्च किया गया है या नहीं, ये देखना। पैसा सही जगह पर और सही व्यक्ति के द्वारा खर्च किया गया है या नहीं, ये देखना। नंबर 3, कैग की रिपोर्ट, कैग CAG कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना। फिर ये सब काम किससे हैं, जो लेगा सकते। अगली एक कमेटी और देख लेते हैं, अगली कौन सी होती हमारी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो प्राक्कलन समिति क्या होती है। जैसे मान लिया, छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में है, जो गवर्नमेंट जॉब में है तो महीने में लास्ट में सैलरी आएगी, और जिस दिन सैलरी आती है अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब कितने में वो एकदम बहुत एकदम गिनी आ जाती है। तो मान लिया कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी आ रही है 50,000 रुपया प्रति माह। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। मान लिया उसकी सैलरी आई है 50,000 प्रति माह, और मान लिया ये डेट है 1 अगस्त 2025, 1 8 2025 को सैलरी आ गई उसकी 50,000 रुपये उसके खाते में क्रेडिट हो गई। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन सीधी बात है, कहाँ तब सब पापा इतने पैसे हमें दो, इतने पैसे हमें दो, इतने पैसे हमें, इतने पैसे ऐसे बढ़ जाते हैं। पता लगे कि हाँ उनके पुत्र हैं, उन्होंने कहा पापा जरा 10,000 देना, 10,000 इन्हें पकड़ा दिए। घर पे पता लगे एक दूसरा लड़का है, उसने कहा 5,000 हमें दो, 5,000 उन्हें दे दी। एक लड़की है, उन्होंने कहा 5,000 हमें दो, 5,000 उन्हें दे दी। ऐसे करके पता लगे पैसे बढ़ गए, और कितने 10 15 20 और 5,000 मान लिया मम्मी ने ले ली, बचे कितने 25,000। 25,000 मान लिया कि 10,000 रुपया से दूसरे अकाउंट में डालते हैं, इसमें सेविंग करके रखते हैं। अब बचे कितने, बचे हैं 15,000। ठीक है, ऐसे इस 15,000 में खर्चा चलाना है महीने भर का सिस्टम किसमें चलाना है, 15,000। बाकी तो ये बढ़ेगा, लेकिन चूंकि अभी पैसा आया, तो जैसे ही इन्हें कहा कि पापा जरा 10,000 देना, अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है बेटा ले जाओ, पैसा बहुत चाहिए, 10,000 इन्हें पकड़ा दिया। इन्हें बांटा 5,000 इन्हें पकड़ा दिया, इन्हें भी 5,000 मांगा, इन्हें पकड़ा दिया, इन्हें मांगा, इन्हें 5,000 पकड़ा दिया। 10,000 तो कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, जैसे हमारे फादर का है तो उनका भी सिस्टम ऐसे चलता है। वो रेलवे में है तो जैसी सैलरी आती है तो अपने बाकी को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे अकाउंट में, और बाकी सब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सैलरी वाला सिस्टम ऐसे चलता ही है, या उसका उन्हीं का चलता हो या सभी का चलता हो कि महीना भर पूरी सैलरी चलती नहीं है। ठीक है, कोई 15-20 दिन चलेगी, उसके बाद कम हो जाते हैं, फिर चले नहीं पाते। तो ये मतलब इसमें पूरा खर्चा चला है। तो 15,000 रुपया एक समय पर 15 दिन चले, 20 दिन चले, आप पैसा नहीं रहेगा। आप 10 दिन अभी सैलरी नहीं है, 10 दिन तक इंतजार करना है। जब
10 दिन सैलरी नहीं आ रही, तब क्या किया जाएगा, तब इनसे पूछा जाएगा, ठीक है, 10 दिन खर्चा चलाना है, तब इनसे पूछा जाएगा बेटा तो 10,000 दिए थे कुछ बचे या नहीं बचे, इनसे पूछा जाएगा 5,000 दिए थे कुछ बचे या नहीं बचे, ठीक, अगर बचे होंगे तो थोड़े से पैसे दे दो, 10 दिन काम चला ले, सैलरी आए तब पैसे दे देना, ठीक है, इस तरीके यही चीज किसके साथ में होती है, प्राक्कलन समिति के साथ में, ठीक, यानी कि जब पैसा आया है उस समय सबको आवंटित कर दिया, सबको अलॉट कर दिया कि 10,000 तुम्हारे, 5,000 तुम्हारे, 5,000 तुम्हारे, उस समय नहीं पूछा जा रहा है कि तुम 10,000 मांग रहे हो, तुम 10,000 की क्या जरूरत है, बाद में इसको पूछा जा रहा है। लेकिन ये बताओ तुम क्या करोगे, कोई प्रोग्राम करोगे ना, 15 अगस्त को कोई छोड़ा था आपका देखिए तो प्राक्कलन समिति देख रहे थे, इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हमारे लोग लेखा समिति क्लियर हुई, दूसरी वाली कौन सी है, प्राक्कलन समिति, देखिए हमने पहले छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे सोचा कि जैसे मानिए ये इस तरीके से सैलरी आई, तो जो कि जिस समय पैसा अलॉट किया जा रहा है, देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे मान लीजिए कि पैसा अलॉट किया जा रहा है कि 10,000 इनको देना, 5,000 इनको देना, 5,000 इनको, ऐसे पैसा अलॉट कर रहे हैं, तो जब पैसा अलॉट कर रहे हैं उस समय ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पैसा पर्याप्त है, और मुझे उस समय क्वेश्चन करने का समय नहीं है, अपनी मौज में क्या देखा 50,000 आ गया, 50,000 आ गया, तो कभी पैसा मतलब डिस्कस करने का तो समय नहीं पूछे कि 10,000 का के लिए चाहिए, 5,000 का के लिए चाहिए, नहीं इस समय है, ठीक, यही चीज किसके साथ होती है, प्राक्कलन समिति के साथ होता है ये कि जब सरकार बजट लेके आती है, सरकार बजट लेके आती है, उस समय इस बजट के लिए हर मंत्रालय अपने अपनी योजनाओं के लिए पैसा मांगता है, जैसे मान लिया किसी भी बहनिया के मनरेगा के लिए पैसा चाहिए, तो कितना पैसा चाहिए है, 20,000 करोड़ चाहिए, सरकार ने कहा ठीक है दे जाओ, कुछ नहीं पूछा कि 20,000 करोड़ को खर्च कर पाओगे कि नहीं खर्च पाओगे, तो मनरेगा के लिए कितना चाहिए, 20,000 करोड़ चाहिए, ठीक है अलॉट कीजिए, दूसरी योजना चलती है पीएम किसान योजना चल रही है, पीएम किसान योजना के लिए कितना पैसा चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, तो 10,000 करोड़ ठीक है दे जाओ, जो भी मंत्रालय अपनी योजना में पैसा मांग रहा है, उस समय सरकार के पास इतना समय नहीं होता है कि बजट पारित कराना है, तो इतना समय नहीं है कि इनसे पूछे डिस्कस करें कि तुम्हें इतना पैसा क्यों चाहिए, कैसा खर्च किया, नहीं कुछ नहीं, इनने कहा 20,000 करोड़ चाहिए ठीक है दे जाओ, इनने कहा 10,000 करोड़ चाहिए ठीक है दे जाओ, जो जितना पैसा मांग रहा है उसको दे दिया, ठीक, इस बजट को आवंटित कर देने के बाद काम किसका स्टार्ट होता है, प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति क्या करेगी, प्राक्कलन समिति देखेगी कि जैसे मान लिया इस बार का हमारा बजट आया है 2025-26 का, मानिए ये जितनी भी आप मांगे हैं ये 2025-26 बजट की है, 2025-26 बजट की है, तो प्राक्कलन समिति क्या करेगी, प्राक्कलन समिति पिछली बार का बजट उठाएगी, यानी कि 2024-25 का बजट उठाएगी, और 2024-25 का बजट उठा के वो ये देखेगी कि पिछली बार मनरेगा के लिए कितना पैसा मांगा गया था, तो उसने मान लिया कि पिछली बार मनरेगा के लिए मांगा कितना गया था, 20,000 करोड़ मांगा गया था, फिर ये देखेगी कि खर्च कितना किया गया, तो खर्च करने के लिए देखा गया कि खर्च कितना किया, 12,000 करोड़ खर्च किया, 8,000 करोड़ मंत्री जी के पास चले गए, ऐसा होता है क्या होता है, 8,000 करोड़ में क्या होता है, लैप्स हो जाएगा, ठीक उसी पढ़ा रहेगा, मतलब होता है कि आवंटित कर दिए गए 20,000 रुपए, 20,000 करोड़, लेकिन अगर 20,000 करोड़ खर्च नहीं किए, खर्च कितने किए हैं, 12,000 करोड़, तो
हमने पापा कहा कि इस बार इस महीने में कितना चाहिए, हमने कहा 20,000 रुपया चाहिए, तो पापा क्या करेंगे 20,000 रुपया महीना देंगे, इस महीने के लिए हमको 20,000 दे देंगे, क्योंकि 10,000 तो उनके पास नहीं है, तो हर महीने 10,000 देते हैं, तो 10,000 तो उनके पास नहीं है। ये 10,000 जो बाकी बचे हुए हैं, इस 10,000 को क्या करेंगे, 10,000 रुपया कहीं ना कहीं से उधार लेके हमें देंगे, हमारी जरूरत पूरी करेंगे, तो 10,000 को कहीं ना कहीं से उधार लेके दे देंगे। पूरा महीना जब समाप्त हुआ तो पापा ने पूछा कि कितना पैसा खर्च किया, तो पैसा 10,000 खर्च हुआ। मांगा कितना हमने 20,000, तो पापा ने हमारे 20,000 रुपए इकट्ठा लाके रख लिए कि जब इनको जरूरत पड़े दे देना, 20,000 रुपए अरेंज कर दिए। लेकिन हम खर्चा कितना कर पाए, 10,000 कर पाए। तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हमने डिमांड करी थी, उसके लिए पैसा हमने कहाँ से अरेंज किया, कहीं ना कहीं से उधार लेके अरेंज किया। तो ये उधार लेके अरेंज किया, तो इसके लिए ब्याज कुछ ना कुछ देना पड़ सकता है। इस चीज को लेके तो जब हम 10,000 खर्च कर रहे हैं, तो हमें पापा से 10,000 मांगनी चाहिए, 20,000 मांगनी चाहिए, 10,000 मांगनी चाहिए। जब हमारा खर्चा 10,000 का है तो हमें 10,000 ही मांगनी चाहिए। 20,000 मांगकर हमने बेवजह 10,000 रुपया पेंडिंग में पड़ा रहने दिया। ऐसे यहाँ पर जब मनरेगा योजना पर 20,000 करोड़ मांग रहे हैं और खर्चा कितना दिया गया है 12,000 करोड़ का, तो सरकार का जो 8,000 करोड़ रुपया पूरे साल भर ऐसे पेंडिंग में पड़ा रहा, इस 8,000 करोड़ रुपये पर उसको कुछ ना कुछ खर्चा मेंटेन करना पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। तो यही चीज होती है। अब इन्होंने इस बार 20,000 करोड़ मांगे, अभी तो दे दिए 20,000, ठीक है, तुम्हारे आवंटित कर दिए। अब प्रार्थना समिति क्या करेगी, पिछली बार का बजट उठाएगी, वो देखेगी कि मनरेगा के लिए कितना मांगा गया था 20,000 करोड़, खर्चा कितना किया गया 12,000 करोड़, 8,000 करोड़ रुपया खाली पेंडिंग में पड़ा। यही रिपोर्ट संसद में ले जाके प्रस्तुत कर देगी। ऐसे में इनको ये लगाएगा कि अगर जरूरत से ज्यादा पैसा मांगा तो प्रार्थना समिति रिपोर्ट दे देगी, थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी, तो उतना ही मांगो जितनी जरूरत है, ताकि बेवजह का इतना ज्यादा पेंडिंग वाला इसमें है। तो प्रार्थना समिति का देखो कार्य क्या होता है, प्रार्थना समिति का कार्य होता है बजट अनुदान की मांग की जांच करना, यानी बजट में जो अनुदान है, जो पैसा मांगा गया है, उस पैसे की जांच करना कि कितना पैसा मांगा गया है और कितना पैसा हमको खर्च करना है। एक तो काम इसका ये होता है कि जितना भी बजट जो मांगा गया है वो सही पैसा मांगा गया है, ऐसा नहीं जरूरत से ज्यादा मांग लिया, तो ये चीज। तो ये काम करना ये किसका काम होता है, प्रार्थना समिति का। इसका काम कब स्टार्ट हो जाता है, बजट पारित होने के बाद, बजट पारित होने के बाद में इसका काम स्टार्ट होता है, पहले काम स्टार्ट नहीं होता है। तो प्राधिकरण समिति का कार्य एक तरीके से सरकार के अनावश्यक खर्चों पर क्या कर रहा है, रोक लगा रहा है। जैसे मान लिया हमने रुपया मांगे 20,000 के, खर्चा आप लोग खर्च से करते तो कितना होता 10,000, लेकिन हमने सोचा पापा से मांग 20,000 लिए हैं और खर्चा बहुत ज्यादा खर्चा किया, तो खर्चा 10,000 हुआ। पापा महीने बाद ये कहीं कह रहे थे 20,000 जो मांगे, ऐसा करो चाहे कहीं पे खर्च करो, 20 खर्च करो, रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन खर्च बेकार तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करो चाहे बेफालतू खर्च करो जाके, खर्च करो 20,000, तो अनावश्यक खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसी प्राधिकरण समिति का कार्य क्या हो गया, सरकार के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना, अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना। जब मांगेंगे ही नहीं ज्यादा तो अनावश्यक खर्चा नहीं होगा, तो अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना किसका काम होता है, प्राधिकरण समिति का काम होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको वित्त व्ययिता समिति कहते हैं, वित्त व्ययिता समिति। तो प्राधिकरण समिति में पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि प्राधिकरण समिति का कार्य क्या होता है, बजट अनुदान की मांग की जांच करना, कि जितना पैसा खर्च करना है उतना ही मांगा गया है, उससे ज्यादा तो नहीं मांगा गया है। दूसरा इसका काम किस स्टार्ट होता है, बजट पारित होने के बाद इसका काम स्टार्ट होता है। ये एक तरीके से अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वित्त व्ययिता समिति कहते हैं। और आपको इसके बारे में अगली चीज बताएं, जो प्राधिकरण समिति के बारे में ध्यान रखिए, जितनी भी संसद की समितियां होती हैं, हमने केवल दो देखी हैं, कई तरीके की समितियां होती हैं, जितनी भी संसद की समितियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, प्राधिकरण समिति होती है। इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर 30 सदस्य होंगे और इतने सदस्य किसी भी समिति में नहीं होते। सबसे ज्यादा सदस्य जिस समिति में होते हैं वो कौन सी है, प्राधिकरण समिति। अब ये बताओ प्राधिकरण समिति का संबंध किससे है, बजट से है, ठीक है। बजट कहाँ आता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों लोकसभा में केवल आता है। तो ये 30 सदस्य होंगे, इनका संबंध भी किससे होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा, क्योंकि बजट का राज्यसभा से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 30
30 के 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? ये लोकसभा के होते हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा के हैं। अब ये बताओ, बजट अगर उनके चूंकि वो पारित ना हो पाए, ठीक है, बजट अगर पारित ना हो पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार पर लोकसभा को भरोसा नहीं है। अगर पारित नहीं हुआ तो बजट पारित होना जरूरी है या बस ना हो तब भी कोई बात नहीं? वो जरूरी है। अगर बजट गिर गया मतलब सरकार देखे, ठीक, तो सरकार गिर सकती है ऐसे में। तो ये जो समिति होती है ये रिपोर्ट किस पर देती है? बजट पर देती है। मतलब सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देती है, ठीक है, सरकार के विपक्ष में रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे में इसका अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है। इसका अध्यक्ष कौन बना जाता है? सत्ता पक्ष का व्यक्ति बना जाता है। पता लगे राहुल गांधी को बना दिया जाए, इसका विपक्ष के किसी सदस्य को बना दिया जाए, तो ऐसी रिपोर्ट बना के देंगे कि अगली बार बेचारे जितने खर्च कर रहे हो वो उतना भी नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका कौन होता है अध्यक्ष? सत्ता पक्ष का व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। इतनी बातें आपको किसी बात ध्यान नहीं है, प्राकृत सीधा सा क्वेश्चन आएगा, हिंदी में लिखी हुई थी कौन सी समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है? कौन सी हो जाएगी? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सबके सब लोकसभा के होते हैं। इसका अध्यक्ष सामान्यतः सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है। अगला पॉइंट, इसका कार्य किसको वित्तीय समिति भी कहते हैं क्योंकि ये अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाती है। इसका काम बजट पारित होने के बाद होता है। क्या काम करती है? बजट अनुदानों की मांग की जांच करती है। कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं? प्राक्कलन समिति करती है। लास्ट पॉइंट नोट कर लो, नोट कर लो इसके आगे, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। इसमें देखो पहला पॉइंट, ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, सामान्यतः सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति, सामान्यतः में कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिलहाल तो सामान्यतः सत्ता पक्ष का ही होता है। सामान्यतः सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। सामान्यतः सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। इसका कार्य बजट पारित होने के बाद, इसका कार्य बजट पारित होने के बाद शुरू होता है। इसका कार्य बजट पारित होने के बाद शुरू होता है। ये बजट अनुदान की मांग, ये बजट अनुदान की मांग की जांच करती है। ये बजट अनुदान की मांग की जांच करती है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाती है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाती है। इसीलिए इसे और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाती है, इसीलिए इसे मितव्ययिता समिति, ये
इसे मितव्ययिता समिति कहते हैं। मितव्ययी होने में और कंजूस होने में अंतर होता है, मतलब ये कंजूसी नहीं होती, ठीक है, मितव्ययिता में और कंजूसी में अंतर होता है। जैसे मान लिया मेरी 2 रोटी की भूख है, मान लिया मेरी 2 रोटी की भूख है, वहां पता है इतना 2 ना खाए, एक ही खा ले, एक से थोड़ा बच जाए, इसको क्या उसको कंजूसी बोलेंगे, ठीक है। और हम अगर ये सोचेंगे चलो ठीक है 2 रोटी खाएंगे लेकिन हम थोड़ा सा बटर लगा के, ठीक है, ऐसे ही खा लेंगे, पैसा कम है ऐसे ही खा लेंगे, उसको क्या उसको मितव्ययिता बोलते हैं, ठीक है। तो जरूरतों में कटौती करना, मिनिमम जरूरतों को मितव्ययिता कंजूसी होती है, मिनिमम जरूरतें में पूरी करना उसको मितव्ययिता बोलते हैं। तो ये कंजूसी वाली समिति नहीं है, ये कंजूसी नहीं करवा रहे हैं, बस अनावश्यक खर्चों को लोग लगा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, मितव्ययिता समिति कहते हैं। और अगर किसी के मन में आ जाए कि लोग मितव्ययिता और कंजूसी पर्यावरण से सरकार कंजूस नहीं होती, ठीक है। ये जो ये हमारे संसद का सिस्टम आपका कब, ये हमारी हो गई केंद्र की विधायिका, ठीक है, अब देखो केंद्र की विधायिका हमारी होगी, जब हम लोग राज्य के विधानमंडल में आएंगे, अब देखो केंद्र की आपकी कार्यपालिका भी होगी, केंद्र की विधायिका भी होगी। जब हम लोग राज्य पे आएंगे तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है सेम टू सेम वही चीजें कहाँ हो जाएगी, राज्य पे हो जाएगी, फिर आर्टिकल चेंज हो जाएगा। आर्टिकल में हमारा कोई ट्रिक बताइए, ज्यादातर आर्टिकल आपको क्या करना है, 89 जोड़ देना है, कहाँ पहुंच जाओगे, राज्य के आर्टिकल पे पहुंच जाओगे। अभी लोग आ जाएगा तो दे नहीं, ठीक है, कल में 2-4 एग्जाम्पल लिए थे, ऐसे बहुत से आर्टिकल आपको ऐसे मिलेंगे कि सामान्यतः 89 जोड़ो सीधे कहाँ पहुंचो, राज्य पे पहुंचो, ठीक है। अब बस पता नहीं है उधर जाकर राष्ट्रपति की जगह कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, लोकसभा की जगह विधानसभा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद, नाम बदल दो बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 दिन लग गए विधानसभा संसद में, वहाँ पे 3 दिन नहीं लगेंगे, 1 दिन में ऐसा वहाँ पर विधानसभा के हो जाएगी। अगला हमारा टॉपिक कौन सा रहता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी, ये सिस्टम देख लेते हैं न्यायपालिका में क्या क्या होता है। तो देखो न्यायपालिका में कुछ चीजें आपको बेसिक से ध्यान रखनी है, पहले तो बात करेंगे न्यायपालिका बेसिक्स पहले इसका लेते हैं। न्यायपालिका को हम लोग 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, हमारा जितना भी न्यायपालिका का सिस्टम है इसको लोग 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, और दूसरे को क्या कहते हैं, लोअर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी। 2 हिस्सों बांटे पूरी न्यायपालिका को 2 हिस्सों बांटे हैं, एक हमारी कौन सी हायर जुडिशरी और दूसरी कौन सी लोअर जुडिशरी। इसको कहते हैं लोग उच्चतर न्यायपालिका और इसको कहते हैं लोअर, मतलब क्या कहते हैं निम्नतर, ऐसा उत्तर है अंग्रेजी में ध्यान रखिए, हायर जुडिशरी और दूसरी कौन सी लोअर जुडिशरी। हायर जुडिशरी की अगर हम लोग बात करें इसमें हम लोग 2 न्यायालय शामिल करते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे वाले कौन से होते हैं, हाई कोर्ट, दूसरे वाले आ जाते हैं हाई कोर्ट। जितने भी राज्यों के हमारे हाई कोर्ट होते हैं उनको, और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हायर जुडिशरी में काउंट करते हैं। तो लोअर जुडिशरी होती है इसमें हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट्स, इन सबको हम लोग किसमें शामिल करते हैं, लोअर जुडिशरी में शामिल करते हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा कि हमारे शासन प्रणाली के 3 अंग थे, एक कौन सा है, विधायिका, दूसरा कौन सा है, कार्यपालिका, और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो अगर हम लोग इन दोनों की बात करें, विधायिका और कार्यपालिका की बात करें, तो इन दोनों का सिस्टम ऐसे प्रतिशत का फेडरल, ठीक है, मतलब केंद्र का अलग और राज्य का ऐसे करके चल रहा है। लेकिन केंद्र की हमारी विधायिका अलग चल रही है और राज्य की विधायिका अलग चल रही है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। केंद्र की विधायिका क्या करे, संसद, और राज्य की विधायिका विधानमंडल करते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे कार्यपालिका की भी बात करें तो कार्यपालिका में हमारी ऐसी चलती अलग अलग है, केंद्र की हमारी अलग और राज्य की हमारी अलग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग होंगे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वगैरह अलग होंगे। लेकिन जो न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका का सिस्टम हमारा ऐसे नहीं चलता, ये हमारा फेडरल है, अलग अलग चलता है। लेकिन न्यायपालिका हमारी सिंगल चलती है, ये यूनिटरी है। न्यायपालिका कैसी है, ये हमारी यूनिटरी सिस्टम को लेकर चलती है। मतलब जैसे यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कुछ मामलों पे काम संसद करेगी और बाकी मामलों पे काम राज्य विधानमंडल करेगी। ऐसे करके यहाँ पे कुछ मामलों पे काम केंद्र की मंत्रिपरिषद करेगी, कुछ मामलों पे काम राज्य की मंत्रिपरिषद करेगी, इस पर विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका के मामले में ऐसा नहीं होता कि कुछ मामलों पे काम हाई कोर्ट करेंगे और कुछ मामलों पे काम सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे न्यायपालिका सिंगल सिस्टम ऐसे करके चलता है। चाहे किसी व्यक्ति ने संघ सूची के विषय का उल्लंघन किया हो, चाहे राज्य सूची के विषय का उल्लंघन किया हो, चाहे संपत्ति सूची के विषय का उल्लंघन किया हो,
न्यायपालिका का सिस्टम वही चलेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया मान लिया और राज्य सूची का उल्लंघन किया है, तब भी उससे क्रिमिनल केस की शुरुआत कहां से होगी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से। सख्त सूची का किया है तब भी यही पे होगी, और संवर्धित सूची का किया है तब भी यही पे होगी। और यहाँ से कहा जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर उसको कोई सजा मिली है तो बचे हुए कौन? राष्ट्रपति। सीधे काम हो जाएंगे राष्ट्रपति। उसके बाद कोई विकल्प नहीं, पर तो लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लटकाने वाला सिस्टम हो। तो बाकी अगर सजा हो जाती है तो सजा। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है, यानी कि न्यायपालिका कैसी है? यूनिटरी है। न्यायपालिका हमारी एकात्मक है, बाकी दोनों कैसे हैं? संघात्मक है। इसीलिए भारत को क्या करते हैं? आधा संघात्मक कहते हैं। क्वासी फेडरल, क्या नाम दिया था इसको भारत को? क्वासी फेडरल। तो ये तो एक एग्जाम्पल है वाला क्वासी फेडरेशन। बाकी और भी एग्जाम्पल देते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति है और इंडिया सर्विसेज है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? यूनिटरी ही हो जाते हैं। तो भारत ना तो पूरी तरीके से फेडरल है, ना पूरी तरीके से यूनिटरी, बीच में फंसा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल कहते हैं। ठीक, यानी कि अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है। तो भारत में जो हमारी शासन प्रणाली में न्यायपालिका का सिस्टम होता है यूनिटरी चलता है। पहला पार्ट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, बाकी ये दोनों हमारे लोग अलग अलग चल रहे हैं, केंद्र का अलग, राज्य का अलग, लेकिन न्यायपालिका हमारे ऐसे सिंगल बेस में चलती है। देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में न्यायपालिका भी फेडरल है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने राज्य सूची के विषय का उल्लंघन किया है तो राज्य की कोर्ट अलग है, उनका मुकदमा राज्य वाले कोर्ट में चलेगा। अगर केंद्र का सूची का उल्लंघन किया है तो केंद्र के फेडरल कोर्ट हमारे अलग है, वहीं पे उसका सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसे चलती है? यूनिटरी चलती है। देखिए अब तो ये तीन प्रकार, दो प्रकार से मैं ऐसे बांटा है, एक कौन सा? हायर, और दूसरा कौन सा? लोअर। तो हायर जुडिशरी में आपको क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लोअर जुडिशरी कौन से जाते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट से। ये चीज सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन से जाते हैं? जैसे आपका जिला कोर्ट, आपका म्युनिसिपल कोर्ट, ये सब होते हैं। ये सब किसमें आ जाएंगे? सबऑर्डिनेट में आ जाएंगे। तो हमारे इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी सिस्टम काम करते हैं, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक होता है बार काउंसिल, न्यायालयों में एक होता है शब्द जिसको बोलते हैं बार काउंसिल, और दूसरे को लोग बोलते हैं बेंच काउंसिल। बेंच काउंसिल। तो जब भी बार काउंसिल की बात आती है तो बार काउंसिल का मतलब होता है वकील। ये वकील होते हैं, बोलते हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बार काउंसिल के ऐसे होते हैं। तो बार काउंसिल की बात आती है तो मतलब किसके समूह की बात हो रही है? वकीलों के समूह की बात हो रही है। और जब बेंच काउंसिल की बात आती है तो बेंच काउंसिल का मतलब होता है न्यायाधीश। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? न्यायाधीशों के समूह की बात हो रही है। ठीक, जब भी बेंच की बात की जाए तो बेंच का मतलब हो गया न्यायाधीश, और बार की बात की जाए तो मतलब कौन हो जाते हैं? वकील। ठीक, हमारी न्यायपालिका में चार प्रकार की बेंच काम करती है। ठीक, ये देखो कौन सी बेंच होती है? चारों प्रकार की आपको बेंच ध्यान रखनी है। एक को हम लोग पहले बोलते हैं सिंगल बेंच। सिंगल बेंच, सिंगल बेंच में हमारा एक न्यायाधीश होता है। किसी भी मुकदमे की सुनवाई को अगर केवल एक न्यायाधीश अगर उसकी सुनवाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंगल बेंच बोलते हैं। इससे दूसरी बात आ जाती है उसको डिवीजनल बेंच। डिवीजनल बेंच, स्पेलिंग सही? डिवीजनल की DIVI ऐसे बोलेंगे। डिवीजनल बेंच, डिवीजनल बेंच में दो न्यायाधीश होते हैं। इसको हम लोग कई बार हिंदी में बोलते हैं खंडपीठ। खंडपीठ आपको पता है उत्तर प्रदेश में दो न्यायालय हैं। कहाँ कहाँ है? दूसरा 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 कहाँ? एक तो प्रयागराज में हो गया, लखनऊ में। दूसरा लखनऊ में। मेन ब्रांच कहाँ है? प्रयागराज में। उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, उसकी डिवीजनल बेंच कहाँ है? लखनऊ में। हम लोग नहीं जा सकते लखनऊ। लखनऊ के आसपास के जो लोगों का एरिया है उन लोगों को अलर्ट कहाँ पर किया गया है? लखनऊ। उनका अगर कोई सिस्टम कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाएंगे। हम लोग कहाँ पर? प्रयागराज जाएंगे। तो ये डिवीजनल बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? दो न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है जिसको बोलते हैं फुल बेंच। फुल बेंच, फुल बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? तीन न्यायाधीश। जब किसी मुकदमे की सुनवाई एक न्यायाधीश करता है, ऐसे बेंच को क्या कहते हैं? सिंगल बेंच कहते हैं। जब किसी मुकदमे की सुनवाई दो न्यायाधीश करेंगे उसको क्या कहेंगे? डिवीजनल बेंच या खंडपीठ कहेंगे। यहाँ पे दो न्यायाधीश होते हैं। जब किसी मुकदमे की सुनवाई तीन न्यायाधीश करते हैं उसको क्या कहते हैं? फुल बेंच कहते हैं। ये तीन की तीनों बेंचेस कहाँ काम करती हैं? हाई कोर्ट में काम करती हैं।
लेकिन तीनों के अलावा एक बेंच और होती है, इसको हम लोग बोल देते हैं चौथी बेंच होती है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक बेंच, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जब किसी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला होता है तो उस पर सुनवाई कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करेगी। और ऐसी बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं। 5 से ऊपर जाके 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, विषम में ही रहेंगे, ठीक है। विषम संख्या में अगर ये न्यायाधीश हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। ये 3 बेंच कहाँ काम करती हैं? हाई कोर्ट में काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 बेंच काम करती है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाई कोर्ट में काम नहीं करती, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। संविधान का संरक्षण या संविधान का व्याख्याकार किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं और ये बेंच केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही काम करती है। इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसी मामले में बनी है केस वाला। कितने न्यायाधीश? 13। तो जब भी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आएगा तो वहां पर कम से कम 5 न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। इससे कम न्यायाधीश उस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। सामान्य कानून है तो 3 लोग बैठ जाए, 2 लोग बैठ जाए, 1 लोग बैठ जाए, जैसा भी ऐसा नहीं बस हम तो एक ही सुनवाई जैसा मामला होगा, ठीक है। अपने आप उस जगह पर ऐसे करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। छोटा मोटा मामला तो एक ही न्यायाधीश निपटा देगा, तो काहे के 2 लोग को लगाने की जरूरत? थोड़ा बड़ा मामला होगा डबल बेंच, डिविजनल बेंच या फुल बेंच वहां चला जाएगा। लेकिन संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला है तो कहां पर जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसी दिन साथ सबरीमाला केस डिस्कस किया नहीं किया था? सबरीमाला केस आया था नहीं आया? आया था नहीं आया? सबरीमाला केरल में सबरीमाला मंदिर आया था? आया था। केरल में सबरीमाला मंदिर, भगवान अयप्पा मंदिर, महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 5 न्यायाधीशों ने डिसीजन दिया, 1 महिला जज थी, 4 पुरुष जज थे। तो वो कैसा? वो संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला था, मूल अधिकार की व्याख्या से संबंधित मामला था। तो हाँ उसको किसी महिला ने मुझे डिसीजन दिया था, ठीक है। तो वो जो है कैसा था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ठीक है। तो कम से कम 5 न्यायाधीश अगर किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे। 5 से ऊपर जितने भी हो जाए यहाँ पर डिसीजन हमेशा बहुमत से लिए जाएंगे और ये संख्या हमेशा विषम में रहेगी। संख्या सब में रहेगी। पता लगे 6 न्यायाधीश को बेंच बना दी, 3 कह रहे यस, 3 कह रहे निकल रहे, तो ये संख्या हमेशा विषम में रहेगी। ये संख्या कभी भी सम में नहीं रहेगी। सम विषम होते 2, 4, 6, तो ये संख्या सम में कभी नहीं रहेगी। ये संख्या हमेशा ही विषम में ऑड इवन ऐसे होते हैं, तो वो ये हमेशा विषम में रहेगी। 5 रहेंगे, 7 रहेंगे, 9 रहेंगे, 11 रहेंगे, 13 रहेंगे। केसवान भारतीय क्रम में एक केस हो गया गोलकनाथ वर्सेस केरल में, गोलकनाथ से पंजाब आए 1970 सुना है। गोलकनाथ वर्सेस केस में कितने न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी? 13 सभी होंगे। तभी मामला पलटा गया था, 11 थे, ठीक है। पहले उसमें 11 थे। आप इनके डिसीजन को तभी पलट सकते हैं इनसे बड़ी जो है बेंच बनाई है। तो अभी 13 न्यायाधीशों की बेंच बन चुकी है। अगर 15 न्यायाधीशों की बेंच बना दी जाए तो केसवान क्रांति के केस को पलट दे, केसवान क्रांति का केस समाप्त हो जाएगा। जब तक 13 से कम रहेंगे तब तक केसवान क्रांति का केस कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन सी शक्तियां दी गई हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्तियां दी गई हैं। मतलब अभिलेख न्यायालय किसकी पढ़ते हैं? अभिलेख, अभिलेख पढ़ते हैं मतलब अशोक के अभिलेख, पत्थर पे कुछ लिख के चले गए, आज बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोल दी पत्थर की लकीर, ठीक है, इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन संविधान का व्याख्या करके किसको करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का। क्या कहती बात है? ठीक। तो जो 2 प्रकार की व्याख्या लिखा, एक कौन सी? हायर जुडिशरी, दूसरी कौन सी? लोअर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में 2 प्रकार, एक कौन से? सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कौन से? हाई कोर्ट। लोअर जुडिशरी में सबऑर्डिनेट कोर्ट सभी आ जाते हैं। हमारे संविधान में 4 प्रकार की न्यायालय बेंचेस काम करती हैं। सबसे नीचे कौन सी? सिंगल बेंच, न्यायाधीश कितने होंगे? 1। डिविजनल बेंच है डबल बेंच, न्यायाधीश कितने होंगे? 2। जितने कहते हैं इसको खंडपीठ, इसको कहते हैं एकल पीठ, इसको खंडपीठ, इसको पूर्णपीठ, इसको संवैधानिक पीठ। तो सिंगल बेंच 1 न्यायाधीश, डिविजनल बेंच 2 न्यायाधीश, फुल बेंच 3 न्यायाधीश और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कम से कम 5 न्यायाधीश। यहाँ पे कम से कम ज्यादा समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, इससे कम नहीं हो सकते हैं। ये तीनों बेंचेस कहाँ काम करती हैं? हाई कोर्ट में।
संघ की न्यायपालिका में नेम कर दो संघ की न्यायपालिका। तो इसे 20 मिनट आगे लेते जाएंगे, ठीक है? हाँ 20 मिनट और आगे लेते जाएंगे। संघ की न्यायपालिका न्यायपालिका 2 स्तर पर कार्य करती है। न्यायपालिका 2 स्तर पर कार्य करती है। नंबर 1 हायर जुडिशरी रोक देती। हाँ अभी जो चले ना, हाँ चले। नंबर 1 हायर जुडिशरी, और इसके नीचे से 2 बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और दूसरा होता है लोअर जुडिशरी, इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायपालिका, अधीनस्थ जिसको कहते हैं अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ इसके नीचे ना लोअर जुडिशरी जो सबऑर्डिनेट, इसको हिंदी में कहते हैं अधीनस्थ न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका, सबऑर्डिनेट्स। अगला पॉइंट, न्यायपालिका में 4 प्रकार की बेंच, 4 प्रकार की बेंच कार्य करती है। न्यायपालिका में 4 प्रकार की बेंच कार्य करती है। नंबर 1 सिंगल बेंच, इसके आगे तो एक न्यायाधीश। नंबर 1 सिंगल बेंच, इसके तो एक न्यायाधीश। डिविजनल बेंच, डिविजनल बेंच या डबल बेंच, डिविजनल बेंच, इसमें 2 न्यायाधीश। डिविजनल डिविजनल बेंच, इसके 2 न्यायाधीश। तो फुल बेंच, फुल बेंच, इसके 3 न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पहले हो गए फुल बेंच, सिंगल बेंच, फिर डिविजनल बेंच, फिर फुल बेंच, और चलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कम से कम 5 न्यायाधीश, तो 5 से ऊपर हो सकते हैं लेकिन विषम में ही होंगे। तो कम से कम 5 न्यायाधीश, और इसी का ब्रैकेट लो केवल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ये हाई कोर्ट में नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाई कोर्ट में नहीं होते, ठीक है? ये हमारी मतलब ये है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम करने वाली किस तरीके से बेंचेस होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। पहले हमारे टॉपिक संघ की न्यायपालिका क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। न्यायपालिका को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का पहला पार्ट तो आपको याद है इसका भाग, संविधान के कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट है, इसे बता दो मुझे, कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट है? 25 में कहीं पे आया नहीं आया सुप्रीम कोर्ट, कहीं आया नहीं आया, कहीं पे आया ही नहीं है, आया आया कहीं कहाँ पे आया सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पे आया, किसी भाग में आया? संघ का जो भी कॉन्सेप्ट मिल जाए कौन से भाग में है, 5 में है, और राज्य का जो भी कॉन्सेप्ट मिल जाए कौन से में है, 6 में है, तो कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 5 में हो जाएगा। संविधान के तो संघ का जितना भी कॉन्सेप्ट मिल जाए सब आपको ऐसे ऐसे आंख बंद करो 5 लगा दो, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखना 5 ही लगा रहे हैं और आंख बंद करके बता रहे 5 की जगह 4 लगा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में है, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें, अगर अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद, तो इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएंगे? अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। पूरा पूरा सिस्टम कहां का है? सुप्रीम कोर्ट का। आप बात बहुत देर में आई तो क्लास उठने वाली नहीं है, आज हिस्ट्री की क्लास है नहीं, आज हिस्ट्री की क्लास है नहीं है, आज पहली क्लास हमारी ही थी ना, रोज ऐसी ना करेंगे क्या? नहीं, आज की तबीयत सही नहीं है ना, इस वजह से वैसे उनकी पहले रहेंगे। हाँ, हम पढ़ा चुके हैं। यहीं से आते हो, कहीं बाहर से आते हो? यहीं से लोगों से? अच्छा, तो कोई दिक्कत है, कोई बाहर से अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पहले हमारी ही क्लास है, उनकी क्लास है। तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल 124 से 147 तक के भाग 5 में किसके प्रावधान किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान किए गए। अब एक एक करके जितने भी मेन आर्टिकल हैं इनको देख लेंगे। देखो 124 से पहले का एक आर्टिकल बता दो, 147 से बाद का एक आर्टिकल बता दो। 123 में अध्यादेश है, अध्यादेश किसका? राष्ट्रपति, राज्यपाल का होता है वो, यहाँ पे नहीं, वो 213 में है, यहाँ पे राष्ट्रपति का दे रहे हैं। और उसके बाद एक आर्टिकल बता दो 148 में क्या है? विकल्प दे, विकल्प दे दें, विकल्प ले लो। अटॉर्नी जनरल, दूसरा है कैग, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है हमारा प्रधानमंत्री। कौन सा है हमारा आर्टिकल नंबर 48? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, कैग है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। कैग है 148 से क्या है हमारा? कैग है, राष्ट्रपति की नियुक्ति बताएगा था, कैग माने का परिषद नियुक्त माने का परिषद ये बताया था। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 148 ये करता है। ठीक, अनुच्छेद 124 से 147 तक का पूरा कॉन्सेप्ट किसका किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का किया गया। इसके 124 के कई हिस्से हैं, तो पहला हम 124 देखते हैं। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि जब तक संसद, यानी शब्दावली, एक शब्दावली ध्यान रखिए कि क्या करेगा वो, जब तक संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ना करे। एक एक शब्द ध्यान रखना क्या करेगा। पहला पॉइंट, जब तक संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ना करे तब तक सुप्रीम कोर्ट में 7+1 न्यायाधीश होंगे। ये हमारी बात लिखी हुई थी आर्टिकल 124(1) में। 124 का हिस्से हैं, आर्टिकल 124(1) में लिखा हुआ है कि जब तक संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ना करे तब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 7+1, यानी कि टोटल न्यायाधीश कितने होंगे? 8। ये कब की बात कर रहे हैं? जब 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना स्टार्ट किया था। हमको रिपब्लिक 26 जनवरी को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ है? 28 जनवरी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ये जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है, भारत के पहले सीजीआई हैं। कौन? भाई साहब आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। तो जब तक संसद, एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ध्यान रखना है। जब हाई कोर्ट हम लोग देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि हाई कोर्ट में उतने न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगा। ठीक, एक तो पॉइंट ध्यान रखना। दूसरी बात, दूसरा हमारा क्या है? वृद्धि, मतलब संसद को न्यायाधीशों की संख्या में कटौती करने का अधिकार प्राप्त नहीं, वृद्धि ही करेंगे, फिर कटौती नहीं कर सकते। छोटी छोटी शब्दावली है, आपसे एक्सप्लेनेशन के तौर पर पूछी जाती है, जरा सा पूछेगा गड़बड़ कर जाएगा कि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकती है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, कमी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में केवल और केवल वृद्धि की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? संसद के द्वारा की जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट हमारा शुरू हुआ था उस समय न्यायाधीश कितने थे? 7+1। लेकिन वर्तमान में चूंकि इसकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया किसको? संसद को। तो इसमें संख्या में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वृद्धि भी
कई बार की गई। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33 प्लस 1। तो इस समय कौन है? बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। ये कौन है? ये वर्तमान के हमारे सुप्रीम कोर्ट। कौन से नंबर के हैं? करंट अफेयर से पता रहता है कौन से नंबर के हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? 52वें नंबर के। ठीक है, 52वें नंबर के हैं। इनके बारे में इस बात में आपको बाई जहां से पूछ ले, 52वें नंबर के हैं। दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले कौन? केजरीवाल कृष्ण, उसके बाद दूसरे ये बने हैं। और हिंदी में शपथ लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश ध्यान रखना। कुछ पॉइंट्स करंट अफेयर के तौर पे ध्यान रखना कि वर्तमान 34 है जो वर्तमान में हमारे बी आर गवई, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हिंदी में शपथ लेने वाले पहले सीजीआई हैं और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश। इनसे पहले कौन थे? केजरीवाल कृष्ण, वो पहले थे, ये दूसरे थे। तो करंट अफेयर से तो पे बाय चांस कभी बार मेरी जुबान से बहुत खबर नहीं निकल जाती है या फिर कुछ सुना पाएगा तो ध्यान से सुना कर तुक्का फिट कर जाता है। तुक्का फिट करता है, ऐसे तुक्का फिट करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सुन नहीं होता। तो नाम करता है केजरीवाल कृष्ण, वो पहले थे केजरीवाल कृष्ण, ये पहले दलित मुख्य न्यायाधीश केजरीवाल कृष्ण। और ये जस्टिस बी आर गवई, बी आर गवई ये दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश सेकंड। ध्यान है। और वैसे 52वें नंबर पे ध्यान रखना। ठीक, तो जब ये हमारे 33 प्लस 1 हमारे मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश हमारे टोटल कितने हैं वर्तमान में? अनुच्छेद 124 के अनुसार जब तक संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ना करे तब तक सुप्रीम कोर्ट में 7 प्लस 1 न्यायाधीश होंगे। यानी कि पहली बार संख्या डिसाइड कौन करेगा? संसद डिसाइड करेगी। दूसरी बार संख्या में कटौती करने का अधिकार नहीं है, संख्या में केवल और केवल वृद्धि करेगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में कितने थे? 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश। ठीक, 33 प्लस 1। अब इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, सभी न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की अगर बात करें तो जितने भी न्यायाधीश हैं इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन इनकी नियुक्ति के मामले में थोड़ा सा पेश करता हूं। जितने भी न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, यहाँ पे 124 का ही दूसरा पार्ट है, वहां पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और ऐसी नियुक्तियों में राष्ट्रपति ऐसे लोगों से परामर्श देंगे जिनसे वो परामर्श लेना उचित समझे। ठीक है, ये बात संविधान से जितना लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और इन नियुक्तियों में ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति उचित समझे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी है उस सिचुएशन में भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरूर पूछेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया ये 34 न्यायाधीश हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रचेत में, इनमें से अगर इन 33 में से किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो जिनसे चाहे उनसे पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे। किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट के और किसी न्यायाधीश से पूछ लिया, वो उनका जिनसे चाहे पूछेंगे, लेकिन इनसे जरूर पूछेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश से तो अनिवार्य रूप से पूछेंगे। लेकिन अगर इन्हीं की नियुक्ति करनी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो चाहे इनसे पूछे, चाहे हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से पूछे, चाहे जिससे चाहे उसे पूछे। लेकिन अगर इन 33 में से किसी की होनी है तो इन मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य रूप से पूछेगा, मतलब परामर्श करेंगे। ये बात कहेगी कि नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे मामलों में इनसे परामर्श करेंगे। आगे जो शब्द आया है परामर्श, शब्द आया है परामर्श, अभी लोग आगे देखेंगे। अलग अलग मामलों कई कोर्ट में कई मामले पहुंचे थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि जो परामर्श है ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या नहीं। मतलब ये कहा जैसे मानिए उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ न्यायाधीश बनाए जाने हैं, 2 न्यायाधीश बनाए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाम सुझाया कि ठीक है इनको बना दो, इनको बना दो, इनको बना दो, चार में से किसी 2 को बना दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया, तो ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या नहीं, ये मामले आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंत में अपना एक डिसीजन ये दिया था कि राष्ट्रपति पर ये परामर्श बाध्यकारी है। ठीक है, और हमने जिसको कह दिया राष्ट्रपति उन्हीं को न्यायाधीश बनाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नहीं बना सकते हैं। हाँ इतना है कि अगर आपने एक व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाना है तो हम 4 या 5 न्यायाधीश नाम आपको सुझा देंगे, उन्हीं 4 या 5 में से किसी एक व्यक्ति को आप न्यायाधीश बना दो। ठीक, तो जितने भी न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। तो राष्ट्रपति
कि अगर ये परामर्श केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर दिया हो, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहेंगे इन्हें बना दो न्यायाधीश, तो एक व्यक्ति के कहने पर हम किसी को न्यायाधीश बना सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक न्यायाधीश परामर्श देगा, हमारी पूरी कोलेजियम बैठेगी, ठीक है, एक सिस्टम होता है इसको कहते हैं कोलेजियम, हमारी पूरी ये कोलेजियम होगी, इस कोलेजियम में 5 न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है, सिस्टम ध्यान रखना है किस तरीके से चेंज हुआ ये। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श कौन करेंगे? ये परामर्श जो राष्ट्रपति को दिया जाएगा ये एक अकेला न्यायाधीश नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 न्यायाधीशों की एक कोलेजियम होगी, कोलेजियम में गुट है, एक ग्रुप है, ये 5 न्यायाधीशों का एक गुट होगा, वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि आप इनमें से किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना दो, फिर ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको इन चारों में से कोई भी व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है तो आप रीजन बताओ कि इन चारों में से कोई व्यक्ति समझ में क्यों नहीं आया, इसके बाद दूसरे नाम सुझाएंगे, मतलब करना हिसाब से। तो ये सिस्टम कैसा है? सिस्टम तो ये गलत है कि हमारे भारतीय ऐसा देश है जहाँ राष्ट्र न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लागू कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति किस बाध्यकारी है राष्ट्रपति को, तो एक प्रकार से नियुक्ति कौन कर रहे हैं? न्यायाधीश ही कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, इसके माध्यम से एक आयोग बनाया गया था, उसको कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक परामर्श तो करेंगे, इनसे पूछ के करेंगे, NJAC से परामर्श दे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी सदस्य होंगे, सरकार के भी सदस्य होंगे, बाहर के भी कुछ लोग होंगे, सबसे राय परामर्श करने के बाद ही नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कमजोर हो रही थी, भाई अभी हम अपने आप नियुक्त कर रहे हैं, अब NJAC करेगा तो सीधी सी बात हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को खारिज कर दिया, 99वां संविधान संशोधन खारिज कर दिया और कह दिया ये सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों को कमजोर करता है और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कमजोर नहीं कर सकते, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो संविधान का मौलिक ढांचा कहते हुए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया। तो अब तो ये फिलहाल नहीं है, अब तो नहीं है। फिर बाई चांस आपका क्वेश्चन आता है NJAC कौन से संविधान संशोधन का बैठ गया, कौन सा हो जाएगा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। कितनी चीज आ गई? अनुच्छेद 124 के अनुसार जब तक संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ना करे तब तक न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 7+1। उस समय पहले मुख्य न्यायाधीश को थे हीरालाल जी कालिया, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 23+1, यानी कि 23 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके से इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलेजियम की सिफारिश पर करेंगे। कोलेजियम में कितने न्यायाधीश होते हैं? 5 न्यायाधीश होंगे। 5 न्यायाधीश जिन नाम को रिकमेंड कर देंगे उन्हीं में से राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाएगा। क्लियर है बात? तो सुप्रीम कोर्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 पार्ट लिखो, आर्टिकल 24 से 124 से होता है, ऐसे तो बता दिया। इसमें एक ना लिखा लिख लो, पहले मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? हीरालाल जी कालिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या देखो कितनी है? 33+1 यानी कि 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी कि 34 हो गया। अगला एक और पुलिस के आगे वाला नियुक्ति वाला, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है। ये दोनों शब्द हाईलाइट करना है, एक संसद और दूसरा कौन सा? वृद्धि। मतलब ये काम कौन डिसाइड करेगा? संसद करेगी, और संसद केवल वृद्धि कर सकती है, एक तरफा है, ठीक है, वृद्धि कर सकती है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकती। दोनों शब्द हाईलाइट करना है, ठीक। तीसरा पॉइंट, हीरालाल जी कालिया मुख्य न्यायाधीश पहले, वर्तमान में कितने हैं? 33+1। ये पॉइंट वाला नोट करो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, इस कोलेजियम
कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक तो सीजीआई हो जाएंगे और 4 बाकी सीनियर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, अब इनकी योग्यताएं वगैरह क्या है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज ये कर रखते हैं, आज आपकी हिस्ट्री की क्लास थी। ठीक है, अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से क्लास थी। कल आपका सिस्टम वैसे चलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको वैसे चलेगा, पहले उनकी क्लास लेंगे फिर हमारी क्लास लेंगे। ये बाकी की आपके टेस्ट में 25 क्वेश्चन कल हो गए थे, 25 जो बचे हुए हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। विकास नाम से कौन जुड़ता है? सुनीता जुड़ती है। और रुद्रांश नाम से कौन जुड़ता है? आपका रुद्रांश। ठीक है, बाकी आप लोग जो करते रहो। ठीक है, कहीं पे अगर कोई दिक्कत हुआ है क्वेश्चन पूछ लिया करो, लेकिन एक काम ये किया करो, दो तीन लोगों से बीच में माइक ऑफ रहता है। ठीक है, माइक ऑफ कर दिया पूछ के, हां माइक ऑफ कर दिया, यहीं तक क्लास रोक लेते हैं, इसके आगे का करना है। शाम को हम क्लास लेंगे उसमें 25 क्वेश्चन बाकी डिस्कस करेंगे। नहीं, ये नाम है, ये सबनेम है, ये सबनेम है। हीरालाल जे कान्हा।